टारगेट फॉर एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। पॉलिटी की क्लासेस 4 हो चुकी हैं। उसके बाद इकोनॉमिक्स की पहली क्लासेस के पहले हम विस्तृत एक व्याख्या सहित एक कराए थे। जिन लोगों को प्राप्त हुई होगी उन लोगों को प्राप्त हुआ होगा। आज तो वो विकल्प ही करवाएंगे हम लोग। तो उसके बाद कल पूरी क्लास लेंगे, पंचवर्षीय योजनाओं की शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स की। पैट के लिए बहुत अच्छी क्लास देने के लिए तत्पर हूँ और कल से इकोनॉमिक्स की पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होंगी। उसके बाद हर एक टॉपिक के बाद हर एक बहुविकल्पी क्वेश्चनों की क्लास हुआ करेगी। ध्यान रहे, पैट का सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे। 100% की गारंटी कोई नहीं दे सकता कि एग्जामिनर किस मूड में बैठा है, क्या नहीं बैठा है, ये एग्जामिनर ही जानता होगा। लेकिन जहाँ तक सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बात हुई है उस पर हम पूरा जोर देंगे, क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, इतना आप विश्वास करिए। क्वेश्चन पहला लगाओ। चलो, इसमें लिखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो देखो, भारतीय अर्थव्यवस्था, ध्यान रहे कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। और है उदाहरण क्या है? भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसका मतलब होता है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होना चाहिए इसमें। जहाँ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब सार्वजनिक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ सरकार इंटरफियर करती है। कोई भी प्रोडक्ट है तुम डालोगे या उत्पादित करोगे, कंपनी इंटरफियर, उसमें सरकार इंटरफियर करेगी। सरकार बताएगी तुम्हें क्या रेट तय करना है, कैसे बेचना है, किस रेट पे बेचना है, कंपनी को सरकार तय करेगी। निजी क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जिनमें सरकार इंटरफियर नहीं करती है, सरकार की कोई भागीदारी नहीं होती है, उसको हम निजी क्षेत्र कहते हैं। निजी क्षेत्र जैसे उदाहरण के लिए समझ लो, जैसे अडानी है, अडानी को निजी क्षेत्र ही कहेंगे क्योंकि निजी कंपनियां। वेल हुआ, केल हुआ, रेल हुआ, ये सार्वजनिक कंपनियां जिसमें जिनके रेट या जिनका बना प्रोडक्ट सरकार तय करती है, सरकार इंटरफेयर करती है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे कहते हैं? जहाँ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र दोनों का सह अस्तित्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि आंसर क्या है तो ध्यान रखना, इसका आंसर डी है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था पहले का। दूसरा क्वेश्चन देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? विकल्प ए, अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना। बी है, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का अस्तित्व, अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व। विकल्प सी है, डी है, छोटे और बड़े उद्योगों का सह। हमने बताया था सरकारी एवं निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व ही मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी। साम्यवादी अर्थव्यवस्था चीन में अपनाई जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था चीन में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण अमेरिका है। ठीक है, और हमने पहली क्लास ली थी इकोनॉमिक्स की, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा, मैंने बताया था पूंजी अर्थव्यवस्था क्या होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, समाजवादी क्या होती है, साम्यवादी क्या होती है, इसके बारे में समझाया था। फिर अगली क्लास लेंगे तो फिर समझाएंगे एक बार सबको। ठीक है, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं रहने देंगे। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से, आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। भैया, विकासशील राष्ट्र है भारत। ठीक है, आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से भारत की गिनती विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है, ना कि पिछड़े राष्ट्र के रूप में होती है और ना विकसित राष्ट्र के रूप में होती है, और अर्ध विकसित राष्ट्र के रूप में नहीं होती है। ठीक है, पिछड़ा की बात करें तो आपने सुना होगा नाइजीरिया हो गया जैसे, और दक्षिण अफ्रीका हो गया, ये सब पिछड़े राज्य मान लो, इनको अंधद्वीप भी बोला जाता है। ठीक है, भारत एक विकासशील राष्ट्र। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र, चौथा क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है?
तो ये हमारा प्रथम करता है, ठीक है। ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र मेरा हो गया उद्योग क्षेत्र, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? तो तृतीय क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं वह जान लो। प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं कृषि के क्षेत्र को, ठीक है। जो कृषि का क्षेत्र होता है उसे हम कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। पहली जब पंचवर्षीय योजना लागू जब हुई थी उस समय कृषि का योगदान 52% था, ठीक है, ध्यान रखना। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आती है। द्वितीय क्षेत्र में आती हैं सेवाएं, ठीक है। नहीं, द्वितीय क्षेत्र में होते हैं जो उद्योग धंधे आते हैं, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र उद्योग धंधे, फैक्ट्रियाँ, ठीक है। और तृतीय क्षेत्र में आती हैं हमारी सेवाएं, ठीक है। तृतीय क्षेत्र में सेवाएं आती हैं, ये ध्यान रखना। और बता दें, जो विकसित राष्ट्र होते हैं, विकसित राष्ट्र को होने के लिए एक, ऐसे मान लो कि विकसित राष्ट्र जो होते हैं उनके लिए एक मानक होता है। जो मानक जो फॉलो करते हैं उनको विकसित राष्ट्र कहा जाता है, फॉलो हो जाता है वहाँ पे। जहाँ तृतीय क्षेत्र नंबर 1 पे होता है, ठीक है, जहाँ तृतीय क्षेत्र की भागीदारी नंबर 1 पे हो और प्राथमिक क्षेत्र की भागीदारी सबसे लास्ट में हो, वो राष्ट्र होते हैं विकसित राष्ट्र। लेकिन भारत तो नहीं है ऐसा, हम तुम्हें बता दे रहे हैं, ठीक है। आगे देखो तीसरा क्वेश्चन। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, तो देखो भाई ये जो तुम्हें दिख रहा है ये बंद गोला है, ठीक है, सर्किल है जो वो बंद है, ठीक है। बंद अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ ना तो आयात होता हो और ना निर्यात होता हो। कहने का मतलब ना तो भैया सामान आता हो इस कंट्री में और ना इस कंट्री से बाहर जाता हो, ना तो बेचा जाता हो ना मंगाया जाता हो। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। ऐसी व्यवस्था को हम बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं जिसमें ना तो निर्यात होता हो ना आयात होता हो। इसका मैंने एग्जाम्पल भी बताया था, उत्तर कोरिया, इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, ठीक है। इस पे UN ने प्रतिबंध लगा रखे हैं कि भैया इससे ना तो कोई व्यापार करेगा, ना तो आयात करेगा और ना निर्यात करेगा, ठीक है। कभी भी उदाहरण में अगर कंट्री पूछ लेता है तो उत्तर कोरिया इसका उदाहरण है। ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ निर्यात ना होता ना आयात होता उसे बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। अगला देखो छठा क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था, समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। देखो समृद्ध बी, इसका आंसर है बी, बंद अर्थव्यवस्था या समृद्ध अर्थव्यवस्था। मतलब निर्यात आयात होता ना हो, शेष विश्व से कोई मतलब ना हो, जिस देश का ना आयात होता हो ना निर्यात होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था, विश्व से कोई संबंध नहीं रहता, उसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। यहाँ पर लिखा है डी, मिश्रित व्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी व सार्वजनिक दोनों 6 क्षेत्रों का अस्तित्व हो, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था का उदाहरण भारत है, हम पहले ही बता चुके, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए? विकल्प ए है एक खाद्य की कमी वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक व्यापार आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक पूंजी आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो पूंजी आधिक्य वाला भारत है ही नहीं, ठीक है। एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, ध्यान रखना 7वां क्वेश्चन, ठीक है। किस देश का आर्थिक विकास निर्भर किस पर करता है? प्राकृतिक संसाधनों पर भी निर्भर करता है, ठीक है। पूंजी निर्माण पे भी करता है, बाजार का आकार किस तरीके का है। कहने का मतलब उपर्युक्त विकल्प डी सही है, ठीक है। आगे देखो 5वां क्वेश्चन, वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन का अर्थ बताओ। देखो सन 1991-92 का जिक्र कर रहा हूँ, जब पंचवर्षीय योजना पढ़ाऊंगा तो इसका जिक्र वहाँ भी करूँगा, ठीक है। बहरहाल समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। 1991-92 की बात है, उस समय आपके वित्त मंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह, ठीक है।
मनमोहन सिंह। भारत के पास एक बार ऐसा अकाल पड़ गया, ऐसी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई, उस समय वित्त मंत्री आपके मनमोहन सिंह थे। हुआ ये कि भारत के पास केवल मात्र रुपया इतना था कि भारत को बैठे बैठे 7 दिन तक ही खाना खिलाया जा सकता है। उसके बाद रुपया भारत के पास नहीं था। केवल इतना रुपया, केवल बैठे बैठे पूरे भारत को 7 दिन तक खाना खिलाया जाएगा, उसके बाद भारत के पैसा नहीं बचा था। भारत भागता हुआ इंग्लैंड के पास गया और इंग्लैंड ने कहा कि आपके पास जो सोना है वो हमारे पास गिरवी रख दो, हमको पैसा दे देंगे। तो बात नहीं बनी और इन्हें फिर भी सालों को विश्वास था आरामियों को कि पैसा इनके पास है, जबकि लूट चुके थे ये लोग भारत को पहले ही। किसी ने सलाह दी, उसके बाद भारत गया IMF के पास। IMF ने कहा भैया पैसा तो हम दे देंगे लेकिन एक पद्धति अपनाओ, LPG, ठीक है। ये इसको कहते हैं लिटरेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, और जी का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन। कहने का मतलब उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण, 3 प्रकार की नीति फॉलो करो तो अर्थव्यवस्था काफ़ी ऊपर जाएगी, ग्रोथ करेगी। ये मनमोहन सिंह से IMF ने कहा। उसके बाद ये भारत में अर्थव्यवस्था अपनाएगी वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। कहने का मतलब दूसरे देशों को भी आमंत्रित करो अपने देश में कंपनियां खोलने के लिए, जिससे आपके यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। तुम भी दूसरे देशों में कंपनियां स्थापित करो, जिससे वहाँ से जो पैसा कंपनी प्रॉफिट करेगी वो अपने देश में आएगा तो और उन्नति होगी। तो इस प्रकार का मतलब कई देशों के साथ एकीकरण करो, खोलो बाजारों को। तो ऐसी अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था होती है। यानी दूसरे देशों के साथ हम ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण करें, उनको आमंत्रित करें अपने देश में कंपनियां खोलने के लिए, हम खोलें दूसरे देश में। इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण। पहले पंचवर्ष की योजना में विश्वास करूंगा तो पूरा समझाऊंगा कि प्राइवेटाइजेशन निजीकरण क्या थी, ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण क्या थी, उदारीकरण क्या थी, ठीक है। आगे देखो, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना, ठीक है, यही है। आगे देखो, वैश्वीकरण, ये दोबारा लग गया कुछ, उसको हटाओ। भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है दूसरों देशों के साथ, देखना, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम करना, ठीक है। विकल्प नंबर C, दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर जो लगे प्रतिबंध उनको हटाना और अपने देश में उनको आमंत्रित करना। भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा है, तो ध्यान रहे 54%। आगे देखो, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है। तो भारत में देखो कृषि में जो बेरोजगारी पाई जाती है, एक तो संरचनात्मक पाई जाती है, ठीक है, संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है, ध्यान रखो। और एक इसको बोला अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, सदृश बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी और लिख लेना, ठीक है, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अब देखो प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है भाई, कृषि का कोई कार्य है, वो मिलकर कर रहे हैं 4 लोग, और यही कृषि का कार्य 1 लोग भी कर सकता है। ये 3 फालतू में लगे, ये 4 लगे तब भी वही हो रहा है, और ये 1 करेगा तब भी वो कार्य होगा, तो ये 3 फालतू में तो लगे। तो इसको कहते हैं अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, जो दिखाई नहीं देती है, ठीक है। तो भारत में अधिकतर बेरोजगारी जो पाई जाती है वो संरचनात्मक हमने लिखा है, तो D विकल्प जो लिखा है इसका, ये संरचनात्मक बेरोजगारी को ध्यान रखना, ठीक है। फिर भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है, तो देखो ग्रामीण अल्प बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी और चक्रीय बेरोजगारी, ऐसा लिखा है, चक्रीय बेरोजगारी। देखो इसको चक्रीय बेरोजगारी लिखा है, तो इसका तो क्या होगा, भारत में ग्रामीण अल्प बेरोजगारी, ग्रामीणों में तो है ही अल्प बेरोजगार, अल्प रोजगार हैं,
ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी भी पाई जाती है और संरचनात्मक भी पाई जाती है। तो इनमें से सभी है इसका, ठीक है, 15 का। आगे देखो, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी, भाई छिपी हुई बेरोजगारी उसको प्रच्छन्न बेरोजगारी कहा जाता है, मुख्य रूप से संबंधित है। देखो पहले तो कृषि क्षेत्र में ये पाई ही जाती है और दूसरी बात ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। दोनों बातें ध्यान रखना, ये कृषि क्षेत्र में पाई जाती हैं और दूसरा है ये ग्रामीण क्षेत्रों में भी पाई जाती है। तो इसका विकल्प जो है 1 तथा 2 है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी प्रच्छन्न बेरोजगारी, दोबारा लगा दिया क्वेश्चन को, वही है 1 तथा 2, ठीक है। फिर भी कौन लगाया था पीडीएफ इसको। संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, ठीक है। इसका देख लो 22 का डी है, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी पाई, शहर में ज़्यादातर स्टूडेंट, हर बच्चा पढ़ता है और उसका गार्जियंस भी पढ़ाने की कोशिश ज़्यादा करता है। ऐसी स्थिति में शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है। आगे देखो, 24 प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः क्या है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ क्या है, तो इसका मतलब श्रम की सीमांत उत्पादकता जो है वो शून्य होती है, ठीक है। किस प्रकार के बेरोजगारी में स्नातक तथा स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, भैया ऐसी पाई जाती है शैक्षिक बेरोजगारी, ठीक है। आगे देखो, बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता। क्वेश्चन देखो, लिखा है कि बेरोजगारी तब होती है जब लोगों को वर्ष के कुछ महीनों के दौरान रोजगार नहीं मिल पाता, इसे कहते हैं हम मौसमी बेरोजगारी। भाई मौसम देखो, जैसे धान का टाइम आ गया, रोपड़ होगा धानों का तो लोगों को रोजगार मिलेगा, उसके बाद समय खाली, उसके बाद जब धान कटने का टाइम आएगा रोजगार मिलेगा उन लोगों को, धान काटेंगे, अब तो मशीनें खैर कार करती हैं। फिर जब गेहूं की बुवाई उस टाइम में खाली, अब गेहूं जब कटेंगे तब फिर उसी मौसम में काम मिलेगा और बीच का समय खाली ही जाता है, इसे वो कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। मौसम आने पे काम मिला, शेष टाइम में खाली। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है, तो हमने बताया था इसको कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है, मौसमी, ठीक है। आगे देखो, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किस एक की विशेषता है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी 28 क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी निम्न में से किसकी एक विशेषता है, ये कृषि की एक विशेषता है जो विकल्प सी में लिखा है, ठीक है। आगे देखो, निम्न में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है, तो ध्यान रखना 29 में नीति आयोग गरीबी रेखा का निर्धारण करता है, जिसकी स्थापना ध्यान रखना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ये एक ऐसा संवैधानिक निकाय है, ठीक है। संवैधानिक क्या, सॉरी सांविधिक, ठीक है, सांविधिक लिखना, ये सांविधिक निकाय है। संवैधानिक निकाय तो वो होता है जिसका संविधान में वर्णन हुआ था, ठीक है, ये सांविधिक निकाय है, ठीक है। पूछा जाए कभी नीति आयोग कैसा एक संस्था, कैसी संस्था है, तो ये एक सांविधिक लिखना, सांविधिक संस्था है, ठीक है। आगे देखो, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है, भारत के किस राज्य में गरीबों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है, तो ध्यान रखना छत्तीसगढ़ में। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है, तो क्या दिया, स्वैच्छिक निष्क्रियता, आय में असमानता, सांस्कृतिक गतिविधियों का अभाव, लोगों में बुद्धि का अभाव। तो आय में असमानता, ठीक है, विकल्प नंबर जो है इसका वो बी है, ठीक है, बी, आय में असमानता। आगे देखो,
भारत में निर्धनों के स्तर का आकलन किया जाता है। भारत में निर्धनों के स्तर का आकलन किया जाता है विभिन्न राज्यों में प्रति व्यक्ति आय के आधार पर, परिवार की औसत आय के आधार पर, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर, देश की मलिन बस्तियों की जनसंख्या के आधार पर। तो देखो, परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर यहाँ पर जो निर्धनता का स्तर आकलन, भाई एक परिवार कितना खाता है और खाने में क्या क्या लेता है, इसके आधार पर परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर वहाँ के भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है। ठीक है। मुख्यतः गरीबी उन्मूलन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने मूल रूप से 20 सूत्री कार्यक्रम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 20 सूत्री कार्यक्रम, ये 20 सूत्री कार्यक्रम को ध्यान रखना, ये चलाए थे श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने ये 20 सूत्री कार्यक्रम चलाए थे, इनको ध्यान रखना। ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? मध्य प्रदेश। ठीक है। मध्य प्रदेश की विशेषताएं लिख लो, इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है, सोया स्टेट कहा जाता है, सोया प्रदेश, सोयाबीन अधिकता होता है, इसको नदियों का मायका भी कहा जाता है मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश को इतना ही लिख लो, फिर ध्यान आएगा तो फिर बताएंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे में आगे देखो। निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता का मापन करता है? मानव विकास सूचकांक, लिंग असमानता सूचकांक, मानव गरीबी सूचकांक और बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता का मापन करता है? बहुआयामी गरीबी सूचकांक, विकल्प नंबर डी सही है इसका। ठीक है, 35 का। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने के लिए आया था? तो देखो, IRDP, इसका होता है एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, फुल फॉर्म इंग्लिश में भी बता देंगे, लिख लेना। इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट कार्यक्रम, इंटीग्रेट रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, ये 1980 में लाया गया था। ट्राइसेम, ये भी 1980 में लाया गया। और NREP, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये सारे कार्यक्रम गरीबी को दूर करने के लिए ही लाए गए थे, ध्यान रखना। ठीक है, आज की क्लास इतनी। कल हम आपकी इकोनॉमिक्स का पूरी पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में समझाएंगे, उसके बाद वो विकल्पी आगे की क्लास लेंगे। जय हिंद।